विद्वान लिंग्विस्टिक हिंदी भाषा के विद्वान डॉक्टर रमेश तिवारी है जी। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ इस वार्तालाप में शामिल हुए। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं भाषा को लेकर। तो हिंदी भाषा की अगर हम बात करें या उर्दू की बात करें तो ये मैंने काफ़ी कन्फ्यूजन देखा है लोगों में हाल ही में कि जो हम बोलते हैं या जिस लैंग्वेज में अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या वो हिंदी है या उर्दू है या कुछ और भाषा है, और अगर ये हिंदी है तो क्यों है, या उर्दू है तो क्यों है, अगर कोई दूसरा है तो हिंदी और उर्दू से इसमें क्या फ़र्क है? बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। भाषा को बहता नीर कहा गया है। बहता नीर का मतलब ये है कि जैसे नदी है, नदी की जो धारा है, तो धारा जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ वहाँ से वो लोक और लोक के शब्द, लोक का व्यवहार ग्रहण करती जाती है। और जो भाषा नीर वाला प्रवाह को पकड़ के चलती है वो भाषा जिंदा रहती है, वो भाषा प्रासंगिक रहती है, वो भाषा विस्तार पाती है। और भाषा का उद्देश्य क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब कनेक्शन, कनेक्ट करना, एक दूसरे से को जोड़ना। भाषा का काम ही जोड़ना है। तो जब हम अलग अलग खांचा या अलग अलग सॉकेट बनाते हैं, हिंदी, उर्दू, अरबी, अध्ययन विश्लेषण के हिसाब से तो ये खांचा ठीक है, लेकिन जब हम इसके माध्यम से एक भाषा का सहारा देकर दूसरे समाज से उसको अलगाते हैं तो वही जो उसकी जो खूबी है वो कहीं न कहीं उसकी सीमा बन जाती है। इसलिए देखना ये होगा कि तमाम भाषाओं की जननी एक भाषा को कहा गया, संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा से ही मानव समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य भाषाओं का विकास हुआ। ऐसे ही खड़ी बोली का विकास हुआ। और खड़ी बोली का विकास को मैं स्पष्ट करूं, अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने की ज़रूरत को देखते हुए जब तत्कालीन स्वाधीनता सेनानियों ने देखा कि भारतवर्ष का जो विशाल जनमानस है वो छोटी छोटी भाषाओं में बटा हुआ है, सीमित भाषाओं में बटा हुआ है, बोलियों में बटा हुआ है, तो पूरे राष्ट्र को एक भाषा में बांधने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर खड़ी बोली का जन्म हुआ, जिसको बाद में हिंदी भाषा के रूप में स्वीकृति मिली। जब भारत जितना विविध है, जितनी विविधताएं हैं भारत में, उसको जब हम ध्यान में रखते हैं तो आप देखेंगे उत्तर भारत की हिंदी और दक्षिण भारत की हिंदी, पूर्वी भारत की हिंदी, पश्चिमी भारत की हिंदी, दक्षिण की हिंदी को दक्षिणी हिंदी कहा गया। अब दक्षिणी हिंदी में निश्चित रूप से वहाँ के लोक भाषाओं के शब्द, वहाँ की व्यावहारिकता वाले शब्द होंगे। उत्तर भारत की हिंदी में यहाँ की जीवन व्यवहार के शब्द होंगे। मतलब भाषा का दायरा जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का समावेश बढ़ता जाएगा। यही हिंदी भाषा के साथ भी हुआ है। और इस खूबी के कारण मैं इसको सीमा नहीं मानता, इसको मैं लिमिटेशन नहीं मानता, ये ताकत है। और इसी विशेषता के कारण, इसी ताकत के कारण भारत की जो बोली जाने वाली हिंदी भाषा है आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। अगर हम हिंदी में उर्दू के शब्द निकालेंगे, अगर हम हिंदी में अंग्रेजी के शब्द निकालेंगे, अंग्रेजी भाषा में ग्रीक की भाषाएं हैं, लैटिन भाषा, ग्रीक की ये जो भाषा है उसके सारे शब्दों को लिया गया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, जब हम मेट्रो लेते हैं तो मेट्रो तो हिंदी का शब्द नहीं है, क्योंकि मेट्रो टेक्नोलॉजी वो हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी नहीं है। मोबाइल लेते हैं आप, ट्यूब लेते हैं आप, बेंच, टेबल, कुर्सी, रोड, पेंसिल, रबर, शार्पनर, जितनी चीज़ें लेते हैं, बैंक, पासबुक, रेल, आप देखिए मैं जितने शब्द बोल रहा हूँ उसमें एक भी हिंदी के शब्द नहीं है। लेकिन हम में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इन शब्दों को हिंदी के शब्द के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं भाषा का जो सवाल है वो संप्रेषणीयता का सवाल है। और संप्रेषणीयता के द्वारा जब हम दूसरे तक अपने भावों को, विचारों को संप्रेषित करना चाहते हैं
तो कहीं ना कहीं हमें एकांगी या सीमित होने के बजाय व्यापक संदर्भों के साथ अपने आप को जोड़ना होता है। जब हम व्यापक संदर्भों के साथ खुद को जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर हम अन्य लोकाचार के शब्दों को भी लेते हैं, जिसके लिए भारतवर्ष में गंगा जमनी तहजीब, शुद्धता का जो विचार है, अगर हम आप देखें इसको, मैं थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ से अगर बात करूं, यह शरीर किसी एक तत्व से नहीं बना। तो विज्ञान के लहजे में बात करूं तो पानी की उत्पत्ति में भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O का आप देखते हैं समीकरण बनता है। तो ऐसे में किसी एक को अलग करने की जब बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बड़ा सीमित करते हैं। भाषा का काम ही जोड़ना है, और जब जोड़ने की बात होती है तो उसमें एक से अधिक की भूमिका होती है। ऐसे ही सभी तो जो भाषा इस व्यापक नज़रिए को लेकर चलती है वो भाषा निरंतर गतिशील होती है, नदी की धारा की तरह प्रवाहमान होती है, और वही भाषा प्रासंगिक रह पाती है और विकास की ओर अग्रसर हो पाती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हिंदी और उर्दू, संस्कृत, अन्य अंग्रेजी, इसके साथ साथ अरबी फारसी के भी बहुत से शब्द आए, जितने भी शब्दों का समाहार जब हम करते हैं तो हमारी भाषा और व्यापक होती है और उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है। हमारी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या और संप्रेषण का उद्देश्य हमारा सफल होता है। तो इस दृष्टि से भाषा को मैं अलग करके देखने के बजाय मैं भाषा को समाज की थाती मानकर चलता हूँ। समाज में अगर उर्दू की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, चीन की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, ब्रिटिश परंपरा को मानने वाले लोग हैं, या गुरुमुखी लिपि में जब हम भाषा, पंजाबी भाषा की बात करें तो अलग अलग विविध आयामी समाज है। तो विविध भाषाओं का संगम यदि हिंदी में है तो ये हिंदी के लिए बहुत खूबसूरत बात है। ये हिंदी भारतीयता का पर्याय बन के समझ में आती है, यही मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो आपने काफ़ी डिटेल में बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स होंगे शायद कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जी, काफ़ी आपकी हिंदी जो है काफ़ी शुद्ध कह सकते हैं। हालांकि आपने खुद कहा कि शुद्धता नाम की चीज़ यानी प्योरिटी नाम की चीज़ भाषा में नहीं होता। हालांकि हिंदी भी एक भाषा के तौर पर देखा जाए तो आपने जिक्र किया, उसमें अंग्रेज़ी से लेकर फारसी से लेकर अरबी तक बहुत सारे अल्फाजें उसमें शामिल हैं जी। और आपने जो भाषा का जो सोर्स या बता दिया वो कहीं कहीं संस्कृत बता दिया, जहाँ से अंग्रेज़ी का भी हम जोड़ा जा सकता है। और हालांकि अंग्रेज़ी में भी ग्रीक और लैटिन की बहुत सारे शब्द, तो यही एक भाषा की एक अच्छा नज़रिया कह सकता हूँ। ये चीज़ें हम लोग आमतौर पर ये करते हैं कि भाषा को हम अपने एक बहुत ही आइडेंटिटी के साथ जोड़ा जाता है। तो आपको क्या लगता है किसी भी भाषा को हमें अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ना कितना सही है, या भाषा का किसी स्पेसिफिक समाज का या कम्युनिटी में कुछ होता है क्या आइडेंटिटी? भाषा का सवाल, अस्मिता का सवाल तो है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन आपकी अस्मिता दूसरे को खारिज नहीं करनी चाहिए। अगर हम इस नज़रिए से देखें, हमारी अस्मिता, आपकी अस्मिता, इसको शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कहा गया है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। और जैसे मैंने कहा कि भाषा का उद्देश्य एक को दूसरे से जोड़ना है, जो ही दूसरा आया इसका मतलब उसका एग्जिस्टेंस है। तो जो एक व्यक्ति है वो किसी दूसरे से जोड़ना चाहता है, इसका मतलब दो का कोएग्जिस्टेंस तो है। अकेला आदमी रहेगा तो भाषा नहीं उत्पन्न होगी, भाषा के लिए दो का होना जरूरी है, एक वक्ता होगा, एक श्रोता होगा। जब दो है तो दोनों की भाषा दो हो सकती है, और जब दोनों की भाषा दो हो सकती है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि भाषा हमारी अस्मिता का प्रमाण होते हुए दूसरे की अस्मिता को खारिज करने का नाम नहीं है। इसीलिए यदि हम दूसरे की अस्मिता को खारिज कर रहे होते तो हम दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी खारिज कर रहे होते। जब हम दूसरी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करते हैं, इसका मतलब हम दूसरे के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि भाषा बहता नीर है, वो जहाँ जहाँ से गुजरेगी, गंगा की धारा को आप देखिए, जब गंगोत्री और ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार और फिर आगे और वो बंगाल की खाड़ी तक जब जाती है
तो जिन जिन प्रदेशों, जिन जिन स्थान से गुजरती है, वहाँ के वातावरण, वहाँ के तलछट, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की धारा, वहाँ की अच्छी बुरी चीज़ों का समाहार करते हुए आगे बढ़ती है। भाषा का स्वरूप भी इसी तरह है, भाषा का भी विकास इसी तरह होता है, और हिंदी भाषा में तो विशेष रूप से होता है, क्योंकि जो खरी खरी बोलने वाली भाषा थी, खड़ी खोटी सुनाने वाली भाषा थी, जिसके लिए खड़ी बोली कहा गया, वही खड़ी बोली प्रकारांतर से परिष्करण के द्वारा, परिष्कृत के होने के बाद हिंदी के रूप में विकसित हुई। और भारतवर्ष के लिए या हिंदी के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसकी मातृभाषा गुजराती थी, वह व्यक्ति हिंदी का प्रबल समर्थक था। रविन्द्रनाथ टैगोर हिंदी में बोल रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक को हिंदी बोलने के लिए प्रेरित किया। गांधी ने बहुत बड़ा काम किया। और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो स्थानीयता से ऊपर कहीं कहीं राष्ट्रीयता का भाव होता है, इसीलिए हिंदी को स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा कहने में मुझे संकोच होता है। हालांकि बहुत से कथन आप सुने होंगे या बहुत से स्टेटमेंट आपने सुना होगा जिसमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी को भी दर्जा दिया जाता है। मुझे लगता है क्षेत्रीय भाषा के रूप में अगर हम हिंदी को सीमित करेंगे तो कहीं न कहीं वो हिंदी के साथ जाती होगी। आज भारतवर्ष में हिंदी का जो स्वरूप है और उसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, गुयाना हो, फिजी हो, मॉरिशस हो, आप देखिए हिंदी का जो स्वरूप है, अगर भारतवर्ष की क्षेत्रीय भाषाओं को हम देखें तो उसके मुकाबले अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति बहुत हल्की है। मैं ये कहते हुए भी उनकी अस्मिता को खारिज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये रेखांकित करना चाहता हूँ कि हिंदी आज क्षेत्रीय भाषा नहीं है। हिंदी आज भारतवर्ष और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में स्थापित है। और कोई भी भाषा जब जीवन से जुड़ती है, लोग से जुड़ती है, लोग के मुद्दों को अभिव्यक्त करने में सफल होती है, तभी वो भाषा लोकप्रिय होती है, तभी उसका यूजर, उसका प्रयोक्ता उस भाषा का को स्वीकार कर पाता है। इसका मतलब ये है कि हिंदी जीवन, रोजगार, चिकित्सा, अभिव्यक्ति के उद्देश्य, इन सब की पूर्ति करने वाली भाषा है। इसलिए हिंदी को क्षेत्रीय भाषा से थोड़ा ऊपर, यदि हम राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार करें, राष्ट्र की आदि सांख्य जनमानस की भाषा के रूप में स्वीकार करें, तो ये न्यायोचित बात होगी। इसके साथ मैं ये भी स्पष्ट करूंगा कि संविधान ने हिंदी को या किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। मैं इस तथ्य से वाकिफ हूँ। और क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी और अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। तो सभी भाषाओं की अपनी अहमियत है, लेकिन जब हम अब बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, या आसाम और राजस्थान के व्यक्ति को, या और आप आगे चले जाएं दक्षिण के व्यक्ति को, जैसे कर्नाटक के व्यक्ति को और आसाम के व्यक्ति को एक दूसरे से बात करनी होगी, तो असमिया और कन्नड़ दो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, और उनको संपर्क करने के लिए की जो तीसरी भाषा आ रही है वो हिंदी है। इस दृष्टि से जब आप देखेंगे तो हिंदी की भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, और इस रूप में हिंदी को मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ और मैं उसकी महत्ता को स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।